हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सो हिस्टोग्राफी में क्या कौन से दो टर्म है, पहले वो बेसिक टर्म समझ लेते हैं। फर्स्ट वन है द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स। जो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखते हैं वही क्या कहलाता है, इज नोन एज हिस्टोग्राफी। वही हिस्टोग्राफी कहलाता है। मतलब पास्ट इवेंट जो भी होते हैं, पास्ट में जो भी हो चुके हैं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद लिखना या फिर नरेट करना, एक्सप्लेन करना, वही हिस्टोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। एंड अ स्कॉलर हु राइट सच नरेटिव इज हिस्टोरियन। यानी ऐसा कोई स्कॉलर पर्सन जो ये सारे नरेटिव्स लिखता है, एक्सप्लेन करता है, वो कौन होता है? हिस्टोरियन होता है। सो ये बेसिक टर्म था, दो आपको समझना था। नेक्स्ट वन देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन से प्रोसेस फॉलो करने के बाद कोई भी पास्ट इवेंट जो है वो हिस्ट्री में आता है, कौन सा होता है वो देखते हैं। तो आपको एक डायग्राम में दिया हुआ है पूरा स्टेप्स, वन बाय वन हम एक एक तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन, एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है, अवेलेबल है, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करना, अच्छी तरह से वेरीफाई करना कि वो प्रॉपर है या नहीं, ट्रूथ है या नहीं, राइट है या नहीं, वो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन एंड कैरिंग आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी जो भी एनालिसिस करना होता है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, सारे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, उन सबको इकट्ठे करने के बाद कंपेयर करते हुए एनालिसिस करना होता है। ऐसा नहीं कि बस एक ही फैक्ट ले लिया, एक रिसोर्स ले लिया और उसको हिस्टोरिकल नरेटिव्स में ला दिए, हिस्टोग्राफी में ला दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, जो जितने भी रिसोर्सेज मिले हुए उन सभी को इकट्ठे करके, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने के बाद, वेरियस एविडेंसेस लाने के बाद उन्हें आपस में कंपेयर करना है कि सभी में प्रॉपर सेम है या नहीं, फैक्ट किसी में कुछ अलग तो नहीं ना है, वो कंपेयर करके एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट वन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द टाइम रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस के बारे में, एंड ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में जो यूज़ करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करने के लिए, कोई भी कंसेप्ट फ्रेमवर्क करने के लिए, उसमें क्या करना होता है, हमें टाइम एंड स्पेस को एनालिसिस करना होता है। यानी कि जितने भी वेरियस रिसोर्सेज मिले हुए हमें कोई भी हिस्ट्री का कोई भी डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, कोई आर्टिकल मिली हुई, कोई डायरी मिली, कोई बुक मिली हुई है, सभी में हमें सारे फैक्ट को, सारे इवेंट्स को क्या करना है, कंपेयर करते हुए एनालिसिस करना है। प्रॉपर डेट टाइम प्रॉपर है या नहीं, सभी में सेम आ रहा है या नहीं, ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट फ्रेम करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है? फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन द व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के रूप में जो भी हमें मिला हुआ है फैक्ट वगैरह, उसे फॉर्मुलेट करना, उसको रेफरेंस को फॉर्मुलेट करना कि ऐसा फैक्ट में हुआ था। और क्या करना है, फिर क्वेश्चंस फ्रेम करना है, उसके थ्रू क्वेश्चंस फ्रेम करना है कि उस समय ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, वो वेरी 360 डिग्री सोच कर क्वेश्चन फ्रेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेंडेमिक का कोई एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सालों बाद अगर हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तो वो हिस्टोग्राफी क्या करने के लिए वो हिस्टोरियन स्कॉलर पर्सन क्या करेंगे, वेरियस रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे इस पेंडेमिक के बारे में। कहाँ से लेके आएंगे? वीडियोस लेकर आएंगे, रिसर्च मेथड्स जो रहेगा, रिसर्च के आर्टिकल्स रहेंगे, किसी की डायरी रहेगी, कोई आर्टिकल लिखा हुआ किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल रहेगा, तो वेरियस रिसोर्सेज वो इकट्ठे करेंगे। उसके बाद उसको कंपेयर करते हुए एनालिसिस करेंगे, सभी में प्रॉपर ही सेम लिखा हुआ है या कुछ डेट एंड टाइम प्लेस में कुछ चेंजेस आया है क्या, इस तरह से वो कंपेयर करते हुए एक फैक्ट पर पहुंचेंगे। फिर उस फैक्ट के रिलेटेड में क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये जो फैक्ट हुआ था, ये जो इवेंट हुआ था पास्ट में, पेंडेमिक आया हुआ था, वो क्यों आया था, उसके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। वेरियस रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ था क्या, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च रहा होगा, कोई एलियन अटैक रहा होगा क्या, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर क्वेश्चन जो फ्रेम कर लिया उसके आंसर्स में हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे कि हाँ, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में कोई वायरस नया आ गया होगा, या फिर कहीं ग्लेशियर्स मेल्ट हुआ होगा, वहाँ से कोई नया वायरस आ गया होगा। तो इस तरह से हाइपोथेसिस आंसर में हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे, ऐसा हो सकता है। और सारे हाइपोथेसिस क्या करेंगे? जांच पर क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब हुआ रहेगा, इस तरह से एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं। एंड लास्ट में क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो भी सोर्सेज मिले रहते हैं उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है। और सारा स्टेप्स फॉलो करने के बाद में, सारे स्टेप्स पूरे करने के बाद, प्रोसेस फॉलो करने के बाद कोई भी हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट जो है वो हिस्टोग्राफी के अंडर आता है, हिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये आपको रिसर्च मेथड्स दिया हुआ था, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री रिसर्च मेथड दिया हुआ था। नेक्स्ट वन देखते हैं।
ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन किस तरह से रहा है हमारे यहाँ पर वो देखते हैं। पहले से हिस्टोग्राफी चलती आ रही है, अगर किसी को नॉलेज था या नहीं था वो बाद में आया कंसेप्ट के बारे में, लेकिन हिस्ट्री बताने का तरीका लोगों का हमेशा से चेंज रहा है, बट हिस्टोग्राफी हमेशा से होती आई है। कैसे होती आई है वो ट्रेडिशंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, केव पेंटिंग। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ पर्सन है वो कुछ तो पेंटिंग की दिखा रहे, शो कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले आप और आपको आपने कहीं देखा भी होगा, सुना भी होगा कि केव पेंटिंग लोग करते थे, यानी स्टोन एज के पर्सनस हों या फिर एंशिएंट टाइम के पीपल्स हो, वो लोग केव में या रॉक पर पेंटिंग करवाते थे, उनको सिम्बल्स शो करते थे, अपना हिस्ट्री जो आसपास की चीज़ें देखते थे वो सिम्बल्स के थ्रू। उस समय लैंग्वेज नहीं था, इतना इंस्क्रिप्शंस नहीं थे, तो वो उनका वही इंस्क्रिप्शन था, उनका वही लैंग्वेज था कि वो डायग्राम के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू वो शो करते थे, क्या आपने आसपास देख रहे वो शो करते थे। ये भी एक तरह का हिस्टोग्राफी हुआ। नेक्स्ट वन, स्टोरी टेलिंग। आपने गाँव में अपने स्टोरी सुनी होगी, दादी माँ से, नानी माँ से स्टोरी सुनी होगी, तो वो स्टोरी टेलिंग भी एक तरह का हिस्टोग्राफी हुआ, वो पास्ट इवेंट्स को ही बताते हैं वो लोग, तो वो भी एक तरह का हिस्टोग्राफी हुआ। नेक्स्ट वन देखते हैं, सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलेड्स। सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलेड्स, सॉन्ग के रूप में भी लोग हिस्ट्री बताते थे कि हमारे पास्ट में इस तरह से हुआ था। और बैलेड्स क्या है, बैलेड्स एक तरह का सॉन्ग ही होता है, बट एक स्टोरी को सॉन्ग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मोर ओवर ये एक लव स्टोरी के बारे में होता है कि लव स्टोरी को वो सॉन्ग के बारे में, सॉन्ग के थ्रू वो लोग एक्सप्लेन करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो इस तरह से हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन रहा है। पहले जो ट्रेडिशन था हिस्ट्री का इस तरह से रहा है, शो करने का, हिस्टोग्राफी करने का। और मॉडर्न में किस तरह से वो देखते हैं। सो मॉडर्न हिस्टोग्राफी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से फीचर्स इसके, कौन से एडवांस थिंग्स है वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस पर, यानी कि साइंस में साइंस किस तरह से प्रॉपर एविडेंसेस लेता है, प्रॉपर उसमें प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बेस पर ही कोई भी फैक्ट जो है वो रियल चीज़ होती है। तो इस तरह से हिस्टोग्राफी में भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं कि जो भी फैक्ट या है या एविडेंसेस है वो सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, ट्रूथफुल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हिस्टोग्राफी की जाती है, यानी कि हिस्ट्री शो की जाती है पास्ट इवेंट्स को। नेक्स्ट कौन से पॉइंट है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। मतलब कोई भी पास्ट इवेंट्स शो की जाती है मॉडर्न हिस्टोग्राफी में, तो वो क्या होती है, एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है। ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख करके सारे जो पास्ट इवेंट्स है वो लिखे जाते हैं, नरेट किए जाते हैं। मतलब एक पर्सन के चारों डिग्री सोच, 360 डिग्री सोच करके कि वो पर्सन कैसा, उनका वे ऑफ लिविंग था, क्या उनका अर्निंग सिस्टम था, किस तरह से उनका ट्रेड सिस्टम था, एग्रीकल्चर फार्मिंग कैसे था, और उनका सोशोलॉजी साइकोलॉजी किस तरह से था, यानी कि वो एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से था, उसके चारों डिग्री सोच, चारों ओर सोचने के बाद ही एंथ्रोपोसेंट्रिक के रूप में मॉडर्न हिस्टोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलायबल एविडेंसेस। यानी कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी में जो एविडेंसेस होते हैं वो रिलायबल यूज़ किया, यानी कि प्रॉपर है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं पास्ट इवेंट से, उसी से जुड़े हुए, डायरेक्ट उसी से जुड़े हुए, या फिर फर्स्ट हैंड बोलते हैं ना, फर्स्ट हैंड सोर्स यूज़ किया हो, ऐसा ही हिस्टोग्राफी किया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रेजेंट एट द ग्राफ ऑफ जर्नी ऑफ मैनकाइंड। यानी ये क्या मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या शो करता है, एक ग्राफ शो करता है। किसका ग्राफ शो करता है, जर्नी ऑफ मैनकाइंड का, यानी पास्ट में हम कैसे थे और प्रेजेंट में हम कैसे हैं। तो ये पूरा पास्ट से प्रेजेंट तक जो ग्राफ है, ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो शो करता है कि किस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, हमारा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, हमारे थॉट्स में डेवलपमेंट हुए और एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, किस तरह से आगे बढ़े इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें जो ग्राफ के थ्रू है, ग्राफ है एक, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो है इस तरह से शो करता है। सो ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वन देखते हैं, अब हिस्ट्री जो वर्ड है उसकी हिस्ट्री देखते हैं। द वर्ड हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली ग्रीक टर्म। जो हिस्ट्री का वर्ड है ये एक ओरिजिनली ग्रीक टर्म है, ये कोई इंग्लिश का अलग से एक वर्ड नहीं है, ये एक ब्रिटिश का कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रीक का एक टर्म है, ग्रीक का एक शब्द है। और इसको यूज़ करने वाले पर्सन कौन है, फर्स्ट टाइम हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ 5th century BC, यूज हिज फॉर हिज बुक इंटाइटल्ड द हिस्टोरीज। यानी हेरोडोटस नाम के एक पर्सन थे और वो पर्सन ने जो ये वर्ड हिस्ट्री जो वर्ड थे वह ये इन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, कहाँ पर, अपने एक बुक में। उस बुक का टाइटल क्या था, द हिस्टोरीज नाम की इनकी बुक थी और उसमें इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। उसके बाद से ये जो वर्ड है वो यूज़ में आ गया। तो ये आपने हिस्ट्री वर्ड का हिस्ट्री देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कैसे आगे बढ़ा हिस्टोग्राफी में यूरोपियंस के द्वारा, वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट,
टिल 18th सेंचुरी सी यूरोपियंस वेयर प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस, यानी 18th सेंचुरी तक यूरोपियंस जो थे वो फिलोसफी में साइंस में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, अच्छा खासा उनका नॉलेज था, डिटेल स्टडी रिसर्च वगैरह वो करते थे। नेक्स्ट बाद में क्या हुआ, स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय साइंटिफिक मेथड्स, जो सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ वगैरह यूज़ करते वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ करने लगे। बाद में क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल ट्रूथ वगैरह यूज़ करते थे वो नरेट करते थे, वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही वो लिखते थे, नरेट करते थे। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्टोग्राफी, यानी हिस्टोग्राफी में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो हिस्टोग्राफी क्यों कर रहे हैं, या मतलब जो हिस्ट्री लिख रहे हैं वो लोग अपने रीडर्स को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, क्या वैल्यू सिखाना चाहते हैं, क्या कल्चर देना चाहते हैं आने वाले जनरेशन को, क्या आगे पहुँचाना चाहते हैं, वो हिस्टोग्राफी का एक ऑब्जेक्टिव रखते थे। नेक्स्ट वन, यूरोपियन यूनिवर्सिटी फोकस ऑन फिलोसफिकल थियोरीज अराउंड डिवाइन फिनोमेना। पहले कैसे था कि वहाँ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो लोग, उनका जो थॉट था, उनका एरिया ऑफ रिसर्च था डिवाइन फिनोमेना, फिलोसफी में डिवाइन फिनोमेना के आसपास ही वो थॉट करते, उनका सोच था कि ये ब्रह्मांड एंड गॉड एंड गॉडेस क्या, किस तरह से साइंस आगे बढ़ रहा है, और ये ब्रह्मांड किसने बनाया है, ये पूरी दुनिया किसने बनाई है, किस तरह से काम वगैरह चलता है पूरे अर्थ पर, इस सिस्टम में, इस फिलोसफी में ही इनका सब था, जो भी एरिया ऑफ स्टडी था वो सब इसके अंडर ही था। बट बाद में क्या हुआ, लेटर इन 1732 सी गॉटिजन यूनिवर्सिटी फाउंडेड वेयर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वेयर सेटअप। बट बाद में क्या हुआ, एक अलग से गॉटिजन यूनिवर्सिटी ने अलग से सेटअप कर दिया, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया हिस्ट्री के रिसर्च के लिए, डिटेल हिस्ट्री की डिटेल स्टडी के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए उन्होंने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। लेटर बाद में अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज बिकम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, बाद में देखी हाँ वहाँ पर भी ऐसा डिपार्टमेंट हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो और दूसरे भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऐसा स्टार्ट कर दिया कि हिस्ट्री का अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप कर दिया। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुआ हिस्टोग्राफी का यूरोपियंस में। नेक्स्ट वन देखते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट महान पर्सन्स के बारे में दिया है जिन्होंने हिस्टोग्राफी में, हिस्ट्री के थॉट्स में अपने कुछ अपने बहुत ही प्रीशियस थॉट दिए हैं, अपने बुक के थ्रू शो किया है। तो वो कौन कौन से पर्सन उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन, रेने डेस्कार्टे नाम के एक पर्सन, महान स्कॉलर ने अपने क्या थॉट दिए हिस्टोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के एरिया ऑफ स्टडी में, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेरीफाई रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं वो प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए कि वो रिलायबल है या नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट है या नहीं पास्ट इवेंट से, वो वेरीफाई करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि वेरीफाई करने के बाद ही कोई भी डॉक्यूमेंट को हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स में लेके आना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, फोकस ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, जो मेथड है साइंटिफिक मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। हिस्टोग्राफी करने के लिए जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हमें करना चाहिए बस, क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक मेथड करने के बाद ही कोई भी हिस्टोग्राफी करने के बाद ही कोई मॉडर्न हिस्टोग्राफी में एविडेंसेस को लेकर के उसको प्रॉपर वे ट्रूथ हम लोग बता सकते हैं, हम लोग हिस्टोग्राफी कर सकते हैं। सो जो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने के बाद ही हमें वो पास्ट इवेंट लेके आना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग टिल ऑल डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। इनका क्या कहना था कि कोई भी हमें पास्ट इवेंट्स अगर हमें मिला हुआ है और उसके बारे में 1%, 0.01% भी अगर हमें डाउट है तो वो डाउट क्लियर करने के बाद ही हमें उसे हिस्टोग्राफी करनी चाहिए। तो इनका यही कहना था कि हमें ज़रा सा भी अगर डाउट है तो उसको क्लियर कर ही लेना चाहिए, उसे वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि पास्ट इवेंट में ऐसा हुआ था, ऐसे हमें हिस्टोग्राफी नहीं कर देनी चाहिए। और ये सारे उन्होंने थॉट दिए थे और इन्होंने सारे थॉट जो है वो अपने एक बुक में शो किए और शेयर किए। वो बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑफ मेथड नाम की इनकी बुक थी। इन्होंने अपने सारे थॉट्स वगैरह उसमें शेयर किए थे कि किस तरह से हिस्ट्री लिखनी चाहिए, हिस्टोग्राफी करनी चाहिए, किस तरह से रिसर्च वगैरह करना चाहिए, वो सब इन्होंने शेयर किए। नेक्स्ट वन चलते हैं, नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर कौन है उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है वोल्टेयर पर्सन, ये क्या थॉट रखते थे, इन्होंने क्या योगदान दिया हिस्टोग्राफी में, वो देखते हैं। फर्स्ट वन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन्होंने क्या थॉट दिया कि इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कह दिया गया, इतना महान पदवी इनको दे दिया गया। क्या थॉट था वो देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इनका क्या कहना था कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या होनी चाहिए, हिस्टोग्राफी किस बेस पे होनी चाहिए, सबके बारे में होनी चाहिए और सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक टाइमलाइन वाइज होना चाहिए
और क्या होना चाहिए, सबके बारे में होना चाहिए। उस समय का एग्रीकल्चर क्या था, ट्रेड सिस्टम क्या था, इकोनॉमी क्या था, सोशल ट्रांजिशन क्या हुआ था, इंटरेक्शन उस समय क्या था, सबके बारे में हिस्ट्री होनी चाहिए। जस्ट एक किसी वॉर, किंग, इन सब के बारे में होना चाहिए। उस समय के हर एक चीज़ के बारे में हिस्ट्री होनी चाहिए और वो भी प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा इनका थॉट था। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री राइटिंग। इनका क्या कहना था कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके सारे एस्पेक्ट को समझने के बाद ही हमें हिस्टोग्राफी करनी चाहिए। बस किसी किंग ने कौन सी पॉलिसी लेकर आई और क्या उन्होंने रूल किया, क्या वॉर हुआ, बस इसके बारे में नहीं, उसके सारे एस्पेक्ट को समझने के बाद ही हिस्टोग्राफी करनी चाहिए। कि अगर कोई पॉलिसी लेकर आए तो किसके लिए उन्होंने अच्छा किया, किसके लिए गलत किया, कहाँ उनके फेलियर्स थे, कहाँ उनके एडवांसमेंट थे। तो ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट को समझने के बाद में, सोशली हर एक चीज़ को समझने के बाद में हमें हिस्टोग्राफी करनी चाहिए। तो ये इनके थॉट थे। नेक्स्ट वन चलते हैं, नेक्स्ट कौन से नोटेबल स्कॉलर है आपको दिए हुए। नेक्स्ट वन चलते हैं, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये जो जॉर्ज विलियम थे, इनके क्या थॉट रहे हिस्टोग्राफी के लिए, हिस्ट्री शो करने के लिए, रिसर्च के लिए, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड एट अ लॉजिकल मैनर। इनका क्या कहना था कि जो हिस्टोरिकल जो प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राफी करते हैं, वो एक लॉजिकल मैनर में होना चाहिए, उसका एक लॉजिक होना चाहिए। मतलब हम अपने रीडर्स को क्या दे रहे हैं, कौन से एम से हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, वो एम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। हम लोग कौन सा कल्चर अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं वो प्रॉपर होना, पता होना चाहिए। वो एक लॉजिक के साथ में हमें हिस्टोग्राफी करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री चेंज विथ न्यू एविडेंसेस। यानी कि जो हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको चेंजेस लाते रहना चाहिए, उसमें नयापन लाते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री पहले से लिखी हुई है और उसके लिए कोई न्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो उस हिस्ट्री को चेंज कर देना, इसको अपडेट कर देना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल आप आजकल के न्यू टेक्नोलॉजी का लूँ, तो पहले से हम लोग 2G 3G 4G इस तरह से हम लोग यूज़ करते आए हैं, बट 5G अगर टेक्नोलॉजी में आ गया है तो क्या हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल उसे अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही अगर हिस्टोग्राफी कहीं पर किसी इवेंट का किया हुआ है और उसके रिलेटेड में कोई क्यों न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्यों न्यू रेफरेंस मिल रहा हुआ है, तो उसको वेरीफाई करने के बाद उस हिस्ट्री को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हुआ था, ये भी एक थॉट है उसके बारे में। तो मतलब ऐसा उन्होंने कहा था कि अपडेटेशन लाना चाहिए, चेंजेस लाते रहना चाहिए हिस्ट्री में। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल मेथड्स वे आर नॉट लेसर क्वालिटी बट जस्ट डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक मेथड। इनका क्या कहना था कि जो हिस्टोरिकल मेथड्स है वो कम क्वालिटी का नहीं है, मतलब ये किसी को कम नहीं दिखा रहे हैं, बस ये क्या कर रहे हैं कि दो अलग चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड, ये दो अलग चीज़ें हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिमोट और इस पेन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो ये दोनों आपस में क्वालिटी में कम नहीं है, बस ये दो अलग चीज़ें हैं, यानी दो डिफरेंट थिंग्स हैं। और ऐसे ही जो मेथड्स होते हैं वो दो अलग चीज़ें होती हैं, दोनों एक दूसरे क्वालिटी में कम या ज़्यादा नहीं होती हैं, बस दो अलग चीज़ें होती हैं, यानी अपने अपने जगह पर दोनों ही सही होती हैं, ऐसा इनका कहना था। और ये पूरे थॉट उन्होंने अपने एक बुक में शेयर किए थे और उस बुक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज रीज़न बिहाइंड हिस्ट्री। यानी फिलोसफिकल साइंसेज जो भी है हिस्ट्री के बारे में, जो भी हिस्ट्री के रिसर्च वगैरह किए थे, उन्हें इस बुक में जो है वो शेयर किए हुए हिस्ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन है लियोपोल्ड वॉन रेंके। ये वॉन रेंके जी हैं और इन्होंने क्या थॉट दिया हिस्टोग्राफी के लिए वो देखते हैं। फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू मिले तो ही उसका इंपॉर्टेंस रहता है, तो ही वो ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो ही वही हमारे लिए वेरीफाई करने के लिए लायक होता है, यानी कि उसको हिस्टोग्राफी करने के लायक होता है वो पास्ट इवेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको हमें करना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही लाना चाहिए। कोई भी हिस्टोग्राफी करने के लिए हमें क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यूज़ ही करना चाहिए, ऐसा इन्होंने इंसिस्ट किया। नेक्स्ट वन, क्रिटिसाइज ऑन इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। यानी कि जो इमेजिनेटिव जो हिस्ट्री का नरेशन होता है उसको इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर दिया, स्ट्रांगली मना कर दिया कि जो इमेजिनेशन किया हुआ जो थॉट है, जो हिस्ट्री का जो स्टोरी है वो हिस्ट्री में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि किसी ने सोच करके कुछ भी अपने पर्सपेक्टिव में कुछ भी सोच करके हिस्ट्री बता दिया, तो इमेजिन किया हुआ स्टोरी पास्ट इवेंट नहीं हो सकता टिल कोई रिलायबल एविडेंसेस ना मिले तब तक के लिए। तो इमेजिनेटिव हिस्ट्री जो हिस्टोग्राफी है, जो इमेजिनेटिव आइडियाज़ है, उसके लिए उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया, उसको स्ट्रांगली मना किया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इनके कुछ आर्टिकल्स है जो बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज़ द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरह से इन्होंने आर्टिकल्स लिखे जो अभी बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये थे वॉन रेंके जी। नेक्स्ट वन कौन है नोटेबल स्कॉलर आपको दिए हुए देखते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने क्या थॉट दिए अपने हिस्ट्रीग्राफी के लिए, हिस्ट्री क्या है उसके बारे में वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। इन्होंने सीधा कह दिया हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, सोचा हुआ नहीं है, जस्ट मन में सोच लिया
या किसी ने एक आइडिया लगा दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हम लोग लिख देते हैं स्टोरी, वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो हिस्ट्री वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, जो एज इट हुआ था, रियल में हुआ था, रियल में हम किसी ने देखा था, किसी ने उसके थ्रू वो गुजरा है, उस प्रॉब्लम के थ्रू, उस आइडिया के थ्रू, उस वॉर के थ्रू, तो वो रियल थिंग ही जो है वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री सोची हुई चीज़ नहीं होती, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट वन देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है, क्लास के आपस में क्लास का स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल क्या होता है, 8th 9th 10th ऐसे कुछ स्ट्रगल है क्या, नहीं, ये वाला क्लास नहीं, पूरी सोसाइटी का क्लास। पूरी सोसाइटी अब हो या पहले से हो, पहले से ही पूरी जो सोसाइटी है वो 3 क्लास में डिवाइड रहती हुई आई है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। तो इस तरह से तीनों क्लास के बीच में कैसा स्ट्रगल रहा है, उनके वे ऑफ लिविंग में, उनके अर्निंग्स में, उनके साइकोलॉजी सोशोलॉजी में, इस तरह से कौन कौन सा स्ट्रगल आपस में हुआ है तीनों क्लास में, उस वही क्या शो करता है, हिस्टोग्राफी शो करता है। यानी कि हिस्ट्री में यही सब कुछ दिया हुआ है, वेरियस क्लास स्ट्रगल के बारे में ही शो किया हुआ है। और उन्होंने अपने सारे थॉट्स जो है वो एक बुक में शेयर किए हैं, उस बुक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल नाम की बुक में उन्होंने सारे जो क्लास स्ट्रगल के बारे में, क्लास का स्ट्रगल कैसे था, स्ट्रक्चर किस तरह से था पूरे सोसाइटी का, वो सब शेयर किया हुआ है उन्होंने। तो ये थे पर्सन कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट वन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट वन माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट कौन है, फ्रेंच हिस्टोरियन है, फ्रेंच फिलोसफर एंड हिस्टोरियन थे। इन्होंने क्या थॉट दिया हिस्टोग्राफी के लिए वो देखते हैं। सो ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट रेदर देन द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी हिस्टोग्राफी अगर हम करते हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, ठीक है, बट उसमें ट्रांजिशन होते रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको एक ऑर्डर में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें ट्रांजिशन लेते आओ, उसमें चेंजेस लेते आओ, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि उसमें एक ऑर्डर में लिखो, ये ज़रूरी है। उन्होंने ऐसा अपना थॉट दिया था। नेक्स्ट वन, हिज मेथड। उन्होंने अपने मेथड को का क्या नाम दिया, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों नाम दिया, नॉलेज का उनको इन डिटेल में स्टडी करना, रिसर्च करना, इन्होंने ऐसा अपने मेथड को नाम दिया कि ट्रांजिशन लेते आना चाहिए हमें हिस्ट्री में, कोई भी फैक्ट में, तो अपने मेथड को ही नाम दे दिया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इस तरह से ये आपने देखा कुछ नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में कि उनके क्या थॉट थे हिस्टोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए। अब नेक्स्ट वन चलते हैं, एनएल स्कूल। अभी एनएल स्कूल क्या है, क्या किसी स्कूल का नाम आ गया, कोई स्कूल सेटअप हो गया क्या, देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन, स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में फ्रेंच हिस्टोरियन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ये सेटअप किया गया था। ये क्या चीज़ था, स्पेशलाइज फॉर हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का स्पेशलाइज था, क्या था, अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था हिस्टोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के फर्दर रिसर्च के लिए, फर्दर स्टडी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था। नेक्स्ट वन, इसका क्या थॉट था, जो एनएल स्कूल था, एनएल स्कूल क्या थॉट था, कौन से मॉरल, कौन से विजन के लिए ये स्टार्ट किया गया था, वो देखते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट किंग, किसी किंग के बारे में नहीं होती है हिस्ट्री। पॉलिटिकल इवेंट्स, ग्रेट लीडर्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, हिस्ट्री इन सब के बारे में ही सिर्फ नहीं होती है कि कोई वॉर हुआ था, कोई किंग आया था, किसी ने रूल किया था, कोई डिप्लोमेसी लाया था, कोई पॉलिसी लाया था, मतलब सिर्फ इन सब के बारे में हिस्ट्री नहीं होती है, बट ऑल्सो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीज़न एंड दियर कलेक्टिव साइकोलॉजी। बट क्या है, हिस्ट्री क्या है, उस समय के हर एक चीज़ के बारे में है कि उस समय सोशल कम्युनिकेशन कैसा था, टेक्नोलॉजी कैसा था, ट्रेड कैसे किस तरह से था, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी थी, यानी कि उस समय के हर एक एस्पेक्ट के बारे में हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ किसी वॉर के बारे में, किसी किंग रूलर के बारे में नहीं होनी चाहिए, ग्रेट लीडर के बारे में नहीं होनी चाहिए, उस समय के एक इंडिविजुअल के बारे में होनी चाहिए कि उस समय का ट्रेड इकोनॉमी कैसे था, उस समय के लोग क्या सोचते थे, साइकोलॉजी कैसे थी उन लोग की, सोशोलॉजी किस तरह से थी उनका, हर एक चीज़ के बारे में, अर्निंग किस तरह से वो लोग करते थे, हर एक चीज़ के बारे में हिस्ट्री होना चाहिए। तो इस तरह से एनएल स्कूल का थॉट था, और अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था हिस्ट्री के रिसर्च के लिए, हिस्ट्री के डिटेल स्टडी के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, जैसे कि आप नाम में ही सुन सकते हैं फेमिनिस्ट, यानी किसी फीमेल से कुछ तो ऐसे रिलेटेड लग रहा है। देखते हैं क्या है डिटेल में। रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम विमेंस पर्सपेक्टिव, विमेंस पर्सपेक्टिव में रीस्ट्रक्चर करना हिस्ट्री को। जैसे कि आप पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि जो भी हिस्टोग्राफी होती है उसमें 2 एस्पेक्ट थे, एक पर्सन जो हिस्ट्री की लिखता है और एक पर्सन जिसके बारे में हिस्ट्री होती है। तो ये सब कुछ क्या था, मेल डोमिनेटेड था, यानी कि लिखने वाला बंदा भी मेल एंड जिसके बारे में हिस्ट्री लिख जा रही है वो भी मेल। तो इसको रीस्ट्रक्चर करना, इसको रीथिंक करना कि वीमेन उस समय क्या कर रही थी, उनको भी इस स्टडी में, इस एरिया में आना चाहिए, तो इसके बारे में रीथिंक करना जरूरी था। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर सिमोन डे ब्यूअर।
ये जो फ्रेंच फेमिनिस्ट थे इन्होंने ये जो इंट्रोड्यूस किया कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी होनी चाहिए। वीमेंस कहाँ गई उस समय में, जिस समय बारे सब कुछ हिस्टोग्राफी की जा रही है, जिस समय के बारे में बताई जा रही है, उस समय वीमेंस का क्या रोल था वो भी हमें शो करना चाहिए। सो इंक्लूजन ऑफ women इन हिस्ट्री एंड री थिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव था उसको री थिंक करना, वापस से मेल डोमिनेट जो भी थॉट था उसको री थिंक करना विमेंस के पर्सपेक्टिव में। और क्या इंक्लूड करना, focus on historical research on women's aspects such as their employment, role in trade union, family life। यानी अगर हम लोग स्टडी कर रहा है, कोई पर्सन अगर कोई स्कॉलर को है जो हिस्टोरियन है, वो रिसर्च कर रहा है किसी पास्ट इवेंट के बारे में, तो उस पर वापस से रीथिंक करना, उसको उसमें इंक्लूड करना है किसे, विमेंस के रोल्स को। विमेन का रोल उसमें क्या था, अगर कहीं पर वॉर हो रहा था उसमें विमेंस क्या कर रही थी, और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कैसे था, ट्रेड यूनियन में क्या रोल था उनका, और फैमिली लाइफ में किस तरह से उनका क्या रोल था। तो विमेंस के पर्सपेक्टिव में फिर से रीथिंक करना और हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहलाता है। तो यही आपको इस चैप्टर में था। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर शेयर करना, मैं आप उस सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।